दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, जो जनरल साइंस हम पढ़ते हैं, जो लास्ट ईयर आ चुके हैं एग्जाम्स में, ठीक है, इतिहास से पूछे गए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पे कौन बैठा था। जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त का बेटा बैठा था। क्या नाम था उसका? बिंदुसार। क्या नाम था दोस्तों? बिंदुसार नाम था। ठीक है, बिंदुसार भी बिंबिसार चंद्रगुप्त के बाद जैसे जो बिंदुसार था वो अपने पिताजी को भी मार के इस सिंहासन पे बैठा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने के लिए किसका सबसे बड़ा सहयोगदान था। ठीक है दोस्तों, दो चंद्रगुप्त जी हैं। क्या नाम इनका? चंद्रगुप्त मौर्य, जो यूनानियों को भारत से भगाने के लिए सफल रहे थे। ठीक है, इनको पूरा पूरा श्रेय जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कहा जाता है कि 305 ईसा पूर्व, कितना दोस्तों? 305 ईसा पूर्व यूनानी शासक जो सेल्यूकस था, वह अपने बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। ठीक है, उसने अपने संधि किया, फिर इसके बाद विवाह किया, और उसने दहेज में क्या क्या दिया था दोस्तों, देख लेते हैं। एरिया, आराकोशिया, जनरोशिया और पेमी सदाई ने, और इतने सारे राज्य इसने दान में दिए, वो दहेज में दिया था। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। दोस्तों, किसके दौरान पूछा है? बिंदुसार के दौरान। ठीक है, तो वहाँ पे कहाँ पे था? तक्षशिला में। ठीक है, जो तक्षशिला थी वहाँ पे काफ़ी विद्रोह हुआ था, तो इसने अशोक कुमार, किसको? अशोक कुमारामात्स्य को बनाकर वहाँ पे विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। ठीक है, वहाँ पे जो अशोक कुमारामात्स्य था, वहाँ पे प्रजा का विश्वास और प्रेम भी जीता था। ठीक है, फिर इसके बाद वहाँ पे विद्रोह शांत हो गया था। ठीक है दोस्तों, तक्षशिला था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मैसूर में अपना अंतिम दिन गुजारे थे। कहाँ पे दोस्तों? मैसूर में। उसका नाम श्रवण बेलगोला है। क्या नाम है दोस्तों? श्रवण बेलगोला। ठीक है, उसने क्या किया था? अंतिम जीवन चरण में पुत्र पक्ष में इसने, चंद्रगुप्त ने अपने सिंहासन को छोड़ के अपने पुत्र को दे दिया था सिंहासन, और जैन साधु भद्रबाहु के साथ, किसके साथ? जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर के लिए चले गए थे। ठीक है दोस्तों, और यहीं कायाक्लेश, यानी यहीं श्रवण बेलगोला में ही इनकी डेथ हुई थी, यानी शरीर का त्याग हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र तो किसका है दोस्तों? केंद्रीय ऐच्छिक परिध एकाधिपत्य। जो अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र केंद्रीय शासन के अधिपत्य पर आधारित था। किसके आधारित पे आधारित था दोस्तों? केंद्रीय एकाधिपत्य पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। दोस्तों, जो अशोक है, इसके जो प्रशासनिक नीति है, इसका कब परिवर्तन हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद इसमें परिवर्तन कर दिया था दोस्तों। क्या आया था? जो कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया था। कलिंग युद्ध अशोक द्वारा भेरी घोष, कौन सा नाम दोस्तों? भेरी घोष की नीति पर त्याग कर धम्म घोष नीति को अपनाया था। यहाँ पे एक घोष को त्याग कर एक दूसरे घोष को अपनाया था। वो घोष कौन सा था दोस्तों? भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष अपनाया था। ठीक है दोस्तों, जो बौद्ध धर्म में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। क्या नाम है दोस्तों? देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, तो उसे मौर्य राजा अशोक थे। क्या नाम था दोस्तों उनका? मौर्य राजा अशोक। ठीक है,
अभिलेखों में उसे देवा नाम प्रिय, क्या दोस्तों, देवा नाम प्रिय यानी देवान प्रियदर्शी राजा तथा आदि की उपाधियों से संबोधित किया जाता था। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, निठुर तथा उद्गोलम लेखों तथा उसका नाम अशोक मिलता था। ठीक है दोस्तों, पुराणों में उसके अशोक वर्धन नाम में कहा जाता है, इन्हीं को ही अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवा नाम प्रिय किसके नाम से कौन विख्यात थे? दोस्तों अभी हमने बताया, डिस्कस किया, अशोक के नाम से विख्यात थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक का रूपांतरण को दर्जा दिया था? दोस्तों राक एडिक्ट 13वें ने। किसने दोस्तों? राक एडिक्ट 13वें ने 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में साक्ष्य मिलता है। यह घटना अशोक के शासनकाल में 8वें तथा 261 ईसा पूर्व घटित हुई है। ठीक है दोस्तों, 8वें वर्ष अथवा 261 ईसा पूर्व, ठीक है, घटित हुई है। इस शिलालेख में उनसे कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया गया है। क्या किया गया दोस्तों? जो कलिंग का युद्ध हुआ था उस टाइम के पीड़ा और दुख और पश्चाताप का व्यक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? दोस्तों जो शिलालेख राजादेश 13वां, ठीक है, उसने युद्ध की घोषणा कब की थी? 13वें शिलालेख के राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है। जो कलिंग का युद्ध हार गया था अशोक, उसके हताहतों का उल्लेख किया है, युद्ध त्याग घोषणा कर दिया इसी टाइम पे। और दक्षिण सीमा में स्थित राज्य चोल पांड्य सतयुग केरलपुत और त्रणी पर लंका बताया, जो ताम्रपर्णी है, जो लंका बताया जाता है इस टाइम, वहां चले गए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? दोस्तों यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था। क्या नाम था दोस्तों उसका? मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज को कहा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम आया भी था यूनानी। ठीक है, मेगस्थनीज को कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले यही आया भी था। ग्रीस शासक यानी यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, यह इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज का प्रशासन के विषय में लिखा है। कौन सी बुक है दोस्तों इसकी? इंडिका। ठीक है, किसकी? मेगस्थनीज की। सबसे पहले भारत कौन आया? मेगस्थनीज। वो किसका राजदूत था? यूनानियों का। यूनानियों में कौन शासक था? सेल्यूकस निकेटर शासक था। ठीक है, किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है दोस्तों, कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इंडिका किसने लिखी है? दोस्तों अभी अच्छे से समझाया आपको, मेगस्थनीज ने लिखी थी। किसने? मेगस्थनीज ने। राज्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? दोस्तों मौर्य दरबार में, किसमें? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? दोस्तों अभी अभी पढ़ाया है, मेगस्थनीज था। ठीक है, अशोक ने किस बौद्ध साधु के साथ प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? ठीक है दोस्तों, कौन से बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? ठीक है दोस्तों, तो ये उपगुप्त जो साधु थे, क्या नाम है इनका? उपगुप्त साधु। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने उस शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु, क्या नाम दोस्तों? निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देते हैं। ठीक है, किसको दिया जाता है दोस्तों? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे, प्रसिद्ध गुरु थे चाणक्य, जिसे हम चाणक्य नीति अभी भी अपनाते हैं लोग,
तो चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो दोस्तों वो तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित थे, तक्षशिला। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य, ठीक है, तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। कहां से दोस्तों? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, 261 ईसा पूर्व। कितना? 261 ईसा पूर्व। किसके साथ हुआ था? यूनानियों के साथ। ठीक है दोस्तों, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है? ठीक है दोस्तों, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है? कहां दिखाई देता है दोस्तों? शिलाओं के उत्कीर्णन 13वें राज्यादेश पे। कौन से दोस्तों? शिलाओं के उत्कीर्णन 13वें राज्यादेश पे। ठीक है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा में सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? तक्षशिला। कहाँ? तक्षशिला में कौन पढ़े थे? चाणक्य। ठीक है दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ पे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, यह वर्तमान पाकिस्तान की राजधानी है। इस टाइम कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है, जो इस्लामाबाद है वो पाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, यहाँ से कुछ दूर पश्चिम में स्थित है। इस्लामाबाद से थोड़ी दूर पश्चिम में जाने बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। ठीक है, जो चाणक्य थे यहाँ के प्रसिद्ध टीचर भी थे, यानी आचार्य भी थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन हैं? दोस्तों अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं किसके समकालीन हैं? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन है। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य और कौटिल्य की सहायता से, किसके? चाणक्य और कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 320 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कितने वर्ष पूर्व दोस्तों? 322 ईसा पूर्व किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसने किया था? कौटिल्य ने किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य बाबूजी ने की थी। किसने? कौटिल्य ने। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य ने की थी। मूलतः राजनीति शास्त्र में इस ग्रंथ से मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति और जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या प्राप्त होता है? राजनीतिक शास्त्र में मौर्यकालीन के प्रशासन, साथ साथ तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? दोस्तों ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अभी देख रहे हो दोस्तों 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे या खुदे हुए हैं? ठीक है दोस्तों, कौन सा शिलालेख है वहां पे? ब्राह्मी शिलालेख है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, कौन से देश में? खरोष्टी लिपि में, तथा तक्षशिला और लगमान अभिलेख अरमेइक लिपि में। कौन से दोस्तों? अरमेइक लिपि में। सारूकेना अभिलेख और अरमेइक और ग्रीक लिपि का उत्कीर्णन है। ठीक है, इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख के स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेखा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णन है। ठीक है दोस्तों, इनके अशोक के जितने भी लिखे हुए शिलालेख हैं सबके हमने बता दिए हैं। पहले खरोष्टी लिपि में है, फिर इसके बाद अरमाइक लिपि में है, इसके बाद ग्रीक लिपि में है, और इसके बाद सारा का सारा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट किया था? ठीक है दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन
कि जो अशोक का शिलालेख है किसने अर्थ स्पष्ट किया था? किसने अर्थ स्पष्ट किया था दोस्तों? 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने किया था। किसने किया था? 1837 में जेम्स प्रिंसिप, ठीक है। जबकि 1750 में टिफेन थेलर महोदय ने खोजा था। इसको पहले किसने खोजा था? टिफेन थेलर ने, ठीक है। अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख तथा प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर B.R. भंडारकर ने महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया था। सबसे पहले किसने प्रयास किया था? डॉक्टर D.R. भंडारकर महोदय जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है दोस्तों? अशोक को कहा जाता है। किसको? अशोक को कहा जाता है। मौर्य वंश का शासक अशोक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये इनकी प्रणाली कौन सी थी दोस्तों? ईरानी शासकों की प्रणाली इन्होंने ग्रहण की थी। किसकी? ईरानी प्रणाली की ईरानी शासकों की प्रणाली ग्रहण की थी, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों किसको किया गया है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 236 वर्ष बाद और 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध किसके? अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुआ था। इसके अभिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया था। कौन सा दोस्तों? तीसरा जोड़ा गया था। इस पिटक का ग्रंथ कथा वस्तु के संकलन किया गया था, ठीक है। कथा वस्तु का संकलन किया गया था। इस संगीति का स्थविर संप्रदाय का बोलबाला था, ठीक है। क्या था दोस्तों? संगीति स्थविर संप्रदाय का बोलबाला था, ठीक है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था दोस्तों? स्थानिक, मौर्य वंश में स्थानिक पूछ लिया जाता है कि कौन था स्थानिक, ठीक है दोस्तों। कौन था? जिला प्रशासक था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक यानी जिला प्रशासक होता था, ठीक है। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनॉम को एस्ट्रोनोमाई कहा जाता है। उसने जिला के अनुसार एग्रोनोमाई भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मौर्य वंश के तत्कालिक वंश बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य शासन किया था? मौर्य वंश के बाद, ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था जो मगध पे शासन किया था? कौन था? शुंग वंश ने शासन किया था। किसने? शुंग वंश, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट यानी बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है दोस्तों। कितने वर्ष पहले? 184 ईसा पूर्व, ठीक है। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, ठीक है दोस्तों। ये पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु कौन से वंश का शासक था? किसका था? हर्यक वंश का शासक था। मौर्य, गुप्त, कुषाण तथा कण्व वंश में प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य, गुप्त, कुषाण और कण्व वंश में सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था दोस्तों? मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम माना जाता है, ठीक है दोस्तों। वैनसांग, मेगास्थनीज, इतिशंग और फायान में विदेशी यात्री कौन था सबसे पहले? विदेशी यात्री मेगास्थनीज था जो भारत का सबसे पहले दौरा किया था, ठीक है दोस्तों। अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों कि भारत का सबसे पहला दौरा करने वाला विदेशी यात्री कौन सा था? तो दोस्तों कौन है? मेगास्थनीज। किसका दूतावास था? यूनानियों का, ठीक है। सम्राट अशोक की पत्नियों में उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया था किसने? सम्राट अशोक की जो पत्नियां थी उनमें सबसे अधिक प्रभावित किसने किया था? करुवाकी। क्या नाम था उसका? करुवाकी, ठीक है। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। किसके? नेपाल में
बौद्ध धर्म का आगमन किसके शासनकाल में हुआ है दोस्तों? अशोक के शासनकाल में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।